नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, चीन भारत के पूरे पूर्वोत्तर को डुबोने चला था, वाटर गेम खेल चुका था, वाटर को बम बना चुका था। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत ने उसका ऐसा पलटवार किया है कि चाइना को बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। लेकिन दोस्तों, बीजिंग के सत्ता के गलियारों के अंदर शायद किसी को जरा भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत अरुणाचल प्रदेश से एक ऐसा करारा प्लान तैयार कर लेगा जो इस विशाल काय प्रोजेक्ट की पूरी तरह से काट साबित होगा। तिब्बत के अंदर दोस्तों, भारत की सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर चाइना ने एक ऐसा ढांचा खड़ा कर लिया है जो पानी की दिशा और रफ्तार दोनों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। जब बात नदियों के पानी की होती है तो ऊपरी बहाव वाले देश के पास में हमेशा से एक प्राकृतिक बढ़त होती है, एडवांसमेंट होती है, और चाइना इस बढ़त को एक रणनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जवाब में भारत ने भी खामोशी से अपनी रणनीति से जमीन पर एक बहुत बड़ा प्लान उतार दिया है और एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है जो इस पूरे खेल को पलट करके रख देगा। ऐसे में दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं और गहराई से समझते हैं कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आखिर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर के क्या हासिल करना चाहता है और इससे भारत की चिंता क्यों बढ़ गई है। चाइना के 60,000 मेगावाट वाले मेगा डैम के जवाब में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा करारा प्लान रेडी कर लिया है। क्या चाइना का ये प्रोजेक्ट केवल बिजली के लिए है या इसके पीछे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सुखाने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। और क्या दोस्तों, भविष्य के अंदर पानी भी एक कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने वाला है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल और चाइना की लंबी चाल को समझना होगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जहां दोस्तों इसे यारलुंग तसांगपो कहा जाता है। ये नदी तिब्बत के पठारों में लगभग 1600 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करती है। इसके बाद दोस्तों ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक नामचा बरवा के पास में पहुंचती है। यहीं पर प्रकृति एक बहुत बड़ा चमत्कार करती है और ये नदी एक बहुत ही तीखा यू टर्न लेती है और सीधे अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर एंट्री करती है। इसी यू टर्न को भूगोल की भाषा में ग्रेट बैंड कहा जाता है। दोस्तों, यहीं पर चाइना का असली खेल शुरू होता है और उसके इरादे खतरनाक शक्ल लेने लग जाते हैं। इस ग्रेट बैंड के ऊपर नदी हजारों फीट नीचे गिरती है। दोस्तों, पानी जब इतनी ऊंचाई से और इतनी तेज रफ्तार से संकरी घाटियों में गिरता है तो उसमें भयंकर ताकत और असीमित ऊर्जा होती है। चाइना इसी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए मेडोंग मेगा डैम बना रहा है। चाइना के इंजीनियर्स ने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पानी का गुरुत्वाकर्षण और उसकी गति अपने चरम पर होती है। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा है जिसकी क्षमता 60,000 मेगावाट है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि चाइना का ही थ्री गॉर्जेस डैम, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विवादित बांध है, उसकी क्षमता 22,500 मेगावाट ही है। यानी मेडोंग डैम उससे करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा और बेहद ताकतवर है। थ्री गॉर्जेस डैम ने जब काम करना स्टार्ट किया था तो उसके विशाल आकार के कारण पृथ्वी के घूमने की गति के ऊपर भी माइक्रो सेकंड का इफेक्ट पड़ गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट हिमालय के इस संवेदनशील इलाके के अंदर क्या बड़ा असर डाल सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और रणनीतिकारों के मुताबिक ये 21वीं सदी की नई वाटर जियोपॉलिटिक्स है, यानी कि पानी के जरिए कूटनीति और नियंत्रण का सीधा खेल है। जब कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी के ऊपर इतना विशाल डैम बनाता है तो वो नदी के बहाव को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वो ये तय कर सकता है कि निचले देशों के अंदर कितना पानी छोड़ना है और उनको कब ये मिलेगा। लेकिन चाइना का असली मकसद सिर्फ बिजली बनाना या पानी को कंट्रोल करना भर नहीं है। इसके पीछे भी एक ऐसा हिडन एजेंडा है जिसे सुनकर के दुनिया भर के पर्यावरणविदों के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों, इस खौफनाक योजना का नाम है साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। दोस्तों, बीजिंग के
नीति निर्माताओं का एक बहुत पुराना सपना है कि उनके शिनजियांग प्रांत का सूखा और बंजर तकलामाकन रेगिस्तान किसी भी तरह से हरा भरा हो जाए, वहां बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण किया जा सके। लेकिन उस रेगिस्तान में पानी आएगा कहां से? इसका जवाब चाइना ने तिब्बत की उफनती नदियों में खोज निकाला है। ड्रैगन की एक गुप्त योजना है कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी प्राकृतिक रूप से भारत की तरफ आता है, उसे पहाड़ों के बीच विशालकाय सुरंगें खोद करके मोड़ दिया जाए और अपने सूखे इलाकों की तरफ ले जाया जाए। अगर चाइना की यह योजना पूरी तरह से लागू हो गई तो पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली इस नदी के अंदर पानी की भारी कमी हो जाएगी। असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल स्तर इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि सदियों पुरानी सभ्यता और कृषि व्यवस्था कुछ ही सालों के अंदर दम तोड़ देगी। यह एक ऐसा साइलेंट अटैक है जिसमें गोलियां नहीं चल रही, लेकिन तबाही किसी युद्ध से कम नहीं होती। यहीं से भारत के लिए खतरे की असली घंटी बजती है। अगर चाइना इस बांध के जरिए पानी के बहाव को रोक देता है तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर भयंकर जल संकट पैदा हो सकता है। वहां की एग्रीकल्चर जो पूरी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के भरोसे चलती है, वहां रातों रात बर्बादी आ सकती है। असम के मशहूर चाय के बागान, जिनसे दुनिया भर के अंदर चाय एक्सपोर्ट होती है और जिनसे लाखों लोगों की रोजी और रोटी जुड़ी हुई है, वो सब कुछ सूखने की कगार पर पहुंच जाएगा। चाइना एक ही झटके के अंदर बिना कोई हथियार उठाए इस पूरी इकोनॉमी को सुखा सकता है। और दूसरा खतरा इससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक है। अगर चाइना अचानक बारिश के मौसम के अंदर इस बांध के गेट खोल करके लाखों क्यूसेक पानी छोड़ देता है तो निचले इलाकों के अंदर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। पहाड़ों से उतरता हुआ पानी कुछ ही घंटों के अंदर असम और अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों और गांवों को जलमग्न कर सकता है। इसे सैन्य शब्दावली के अंदर वाटर बम कहा जाता है, यानी कि चाइना जब चाहे पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर कृत्रिम बाढ़ या कृत्रिम सूखा पैदा कर सकता है। ये सीधे तौर पर भारत की जल सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा है। ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों से उतरते वक्त अपने साथ में बहुत भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी भी लेकर के आती है, जिसे सिल्ट कहा जाता है। हिमालय के खनिजों से भरपूर यही मिट्टी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की जैव विविधता और वहां के घने जंगलों को जीवन देती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी इसी सिल्ट से बना है, जो अपनी आप में एक सांस्कृतिक धरोहर है। अगर चाइना का विशाल डैम इस मिट्टी को ऊपर ही रोक देगा तो पूर्वोत्तर भारत का पर्यावरण और इकोसिस्टम पूरे तरीके से चरमरा जाएगा। दोस्तों, सिल्ट के बिना काजीरंगा के जानवर और असम के खेत दोनों तड़प उठेंगे। दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि उन्हें रहने के लिए एक खास तरह की नदी के बहाव और गहराई की जरूरत होती है। इन सब खतरों के बीच में दोस्तों एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता, जिसकी वजह से दोनों देश एक तय नियम के तहत पानी बांटते हैं और विवाद होने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं। लेकिन भारत और चाइना के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कानूनी समझौता मौजूद नहीं है। चाइना किसी भी बाध्यकारी समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने से हमेशा बचता रहा है। दोस्तों, वो खुद को एक अपर रिपेरियन यानी कि ऊपरी बहाव वाला देश मानता है और उनका घमंड ये है कि जो नदी उसकी जमीन से निकल रही है उस पर सिर्फ उसका अधिकार है। चाइना सिर्फ नदियों के जल स्तर का हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने के लिए एक सामान्य सा समझौता ज्ञापन साइन करता है और जब उसका मन करता है वो डेटा देना बंद भी कर देता है। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान चाइना ने ठीक ऐसा ही किया था। उसने भारत को पानी का डेटा देना बंद कर दिया था, जिससे असम के अंदर बाढ़ का सटीक अनुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। ये एक साफ संकेत था कि चाइना पानी की जानकारी को भी एक ब्लैकमेलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इन्हीं सब कड़े अनुभवों और आने वाले खतरों को देखते हुए भारत ने चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय एक बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक योजना तैयार कर ली है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर बैठे हमारे नीति निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है कि कागजी विरोध और यूएन में भाषण या कूटनीतिक बयानों से ड्रैगन को नहीं रोका जा सकता है। इसका जवाब उसी के अंदाज में जमीन पर देना होगा। लिहाजा भारत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग और सियांग जिलों के अंदर 11,000 मेगावाट कैपेसिटी वाला सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि सुम्प का निर्माण करने जा रहा है।
ये एक 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक होगा। इसे तैयार करने का जिम्मा सरकारी कंपनी एनएचपीसी को दिया गया है। दोस्तों, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत वाली इस प्रोजेक्ट से हर साल 47 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। इतनी बिजली से भारत के कई राज्यों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं और औद्योगिकरण को एक नई रफ्तार मिल सकती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको समझाया है, इसका असली मकसद सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करना नहीं है या मुनाफा कमाना नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत का ये प्रोजेक्ट दरअसल चाइना के मेगा डैम का एक शॉक ऑब्जर्वर है। दोस्तों, इसे एक सरल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल से समझिए। जब एक तेज रफ्तार गाड़ी के आगे एक बहुत मजबूत और लचीला बम्पर लगा दिया जाता है तो वह भारी से भारी टक्कर के झटके को सोख लेता है और अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित बचा लेता है। भारत का ये बांध भी ठीक वैसा ही काम करेगा। इसे एक विशालकाय रक्षात्मक ढाल की तरह डिजाइन किया जा रहा है। अगर चाइना अपने मेडोंग डैम से दुर्भावनापूर्ण तरीके से अचानक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ देता है तो भारत के इस प्रोजेक्ट का विशाल रिजर्वोयर यानी कि जलाशय उस पानी को अपने अंदर समा लेगा। पानी का वो विनाशकारी रेला असम के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने से पहले ही अरुणाचल के इस बांध के अंदर कैद हो जाएगा। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाके डूबने से पूरी तरीके से बच जाएंगे। भारत का ये बांध उस अचानक आई बाढ़ के असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, उसे सोख लेगा और उसे बेअसर कर देगा। और अगर स्थिति इसके उलट होती है, यानी कि अगर चाइना पानी रोकता है या अपनी डाइवर्जन योजना के तहत पानी को शिनजियांग स्टेट की ओर मोड़ देता है, तो भारत के इस बांध में पहले से ही जमा अरबों लीटर पानी पूर्वोत्तर की प्यास बुझाने के काम आता रहेगा। इस जमा पानी को धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा ताकि ब्रह्मपुत्र में कभी भी सूखे की स्थिति ना बन पाए और खेती बर्बाद ना हो। लिहाजा ये प्रोजेक्ट केवल कंक्रीट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के बचाव का एक मजबूत रणनीतिक हथियार साबित होने वाला है। चाइना का दोस्तों इतिहास रहा है कि वो नदियों के पानी का इस्तेमाल दूसरे मुल्कों को दबाने और उनकी रणनीति को कंट्रोल करने के लिए बेझिझक करता आया है। दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा मानी जाने वाली मेकोंग नदी के साथ चाइना ने ठीक ऐसा ही किया है। उसने मेकोंग नदी के ऊपर बैक टू बैक 11 बांध बनाए और नीचे के देशों जैसे कि थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में भयंकर सूखा ला दिया। जब वहां के किसान पानी के लिए तरस रहे थे तब चाइना अपनी मनमानी शर्तों के ऊपर पानी छोड़ता था। भारत चाइना के इस खौफनाक और अमानवीय तरीके को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में यह मजबूत ढाल तैयार की जा रही है। भारत किसी भी कीमत पर ब्रह्मपुत्र को दूसरी मेकोंग नदी नहीं बनने देना चाहता है। दोस्तों, हालिया वर्षों के ताज़ा अपडेट्स और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलचलों को देखें तो चाइना और भारत के बीच इस मुद्दे पर एक बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। चाइना का मेगा डैम निर्माण के अगले चरण में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं हजारों मजदूर और भारी मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। बीजिंग किसी भी तरह से जल्द इस प्रोजेक्ट को चालू करना चाहता है, जबकि भारत का सियांग प्रोजेक्ट अभी भी प्री फिजिबिलिटी स्टडी और शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत के लिए ये टाइम बहुत कीमती है और सरकार इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड पर डाल रही है। पर्यावरण मंजूरियों और स्थानीय लोगों के विस्थापन से जुड़ी चिंताओं को जल्द ही जल्द वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन भारत की रणनीति केवल एक बांध बनाने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़े मिलिट्री और सिविल मास्टर प्लान का हिस्सा है। पूर्वोत्तर के अंदर भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एक दूसरे के गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट का ये विशाल बांध बन रहा है तो दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए एक अलग ही अभियान चल रहा है। दोस्तों, सीमा पर बसे जो गांव कभी रोजगार की तलाश में खाली हो रहे थे, उन्हें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत फिर से आबाद किया जा रहा है। वहां पक्की और चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है ताकि वो गांव भारत की पहली और सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति बन सके। इसके साथ ही दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे और सेला टनल जैसी मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए भारतीय सेना की पहुंच को बहुत ही आसान और तेज बनाया जा रहा है।
ये सड़कें केवल आम गाड़ियों के लिए नहीं बनी हैं, इन्हें इतना मजबूत बना दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति के अंदर भारतीय सेना के 60 टन वाले भारी भरकम युद्ध टैंक और तोपें इन रास्तों से आसानी से गुजर सकें। बोगीबील और डोला सदिया जैसे देश के सबसे लंबे पुल इसी बड़ी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा हैं। पहले दोस्तों जिन दुर्गम इलाकों में पहुंचने में सेना को कई दिन लग जाया करते थे, अब वहां कुछ ही घंटों के अंदर पूरी की पूरी माउंटेन स्ट्राइक कोर अपने भारी भरकम साजो सामान के साथ में डिप्लॉय की जा सकती है। यह सब चाइना को एक सीधा और कड़ा संदेश है कि अब बॉर्डर पर किसी भी तरह की एक तरफा हिमाकत का तुरंत और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि भू राजनीति का ये पूरा खेल केवल उत्तर पूर्व के पहाड़ों और घाटियों तक सीमित नहीं है। भारत बहुत ही शांति से हिंद महासागर के ग्रेट निकोबार में भी अपना एक विशाल समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर ग्रेट निकोबार का ये प्रोजेक्ट चाइना की सबसे कमजोर नस पर सीधा प्रहार है। मलक्का स्ट्रेट वही सकरा समुद्री रास्ता है जहां से चाइना का 70 to 80% से ज़्यादा ट्रेड और इकोनॉमी को चलाने वाला कच्चा तेल गुजरता है। निकोबार का ये प्रोजेक्ट चाइना की समुद्री सप्लाई लाइन को सीधी चुनौती देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश का सियांग प्रोजेक्ट चाइना की जल आधिपत्य की कोशिशों को बेअसर करता है। दोस्तों ये भारत की एक बहुत ही सोची समझी आक्रामक और व्यापक साथ ही बहुआयामी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ समंदर ड्रैगन को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। हमारी केंद्र सरकार इस जल युद्ध के भयंकर खतरे को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट पर है। संसद के पटल के ऊपर भी सरकार ये साफ जता चुकी है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपर चाइना की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि की बेहद बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए अत्याधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और जमीनी खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों सीमा पार चाइना की तरफ से एक भी भारी मशीन हिलती है या नदी के बहाव में रत्ती भर भी बदलाव होता है तो उसकी खबर सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली के वॉर रूम्स तक पहुंच जाती है। दोस्तों भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सीमा पार नदी परियोजनाओं को लेकर के चाइना से पूरी पारदर्शिता बरतने और पूर्व सूचना देने की कड़ी डिमांड की है ताकि दुनिया को भी चाइना के खतरनाक इरादों का पता चल सके। पूर्वोत्तर भारत के अंदर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को अब पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से अपग्रेड किया गया है। नदी की गहराई, उसका बहाव और पानी की मात्रा को मापने के लिए जगह जगह अत्याधुनिक सेंसर्स और एडवांस रडार सिस्टम लगाए गए हैं। अब ब्रह्मपुत्र के पानी में होने वाला हल्का सा भी बदलाव यानी पानी का स्तर अचानक बढ़ना सीधे दिल्ली और गुवाहाटी के कंट्रोल रूम्स में दर्ज हो जाता है। दोस्तों भारत ने अपनी इस एडवांस तकनीक के दम पर चाइना की सूचनाओं और डेटा के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को लगभग खत्म कर दिया है। अब भारत को ये पता लगाने के लिए बीजिंग की तरफ नहीं देखना पड़ता है कि नदी में कितना पानी आ रहा है। दुनिया भर के जल विशेषज्ञ, पर्यावरण वैज्ञानिक और तकनीक विश्लेषक ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि आने वाले दशकों में भारत और चाइना के बीच जमीनी सीमा विवाद से भी बड़ा मुद्दा ये जल विवाद हो सकता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण पीने और सिंचाई के पानी का संकट गहरा सकता है। ऐसे में पानी अब केवल जीवन जीने का एक साधारण संसाधन नहीं रहा है, बल्कि ये ग्लोबल पावर प्ले का सबसे धारदार हथियार बन चुका है। जो देश एशिया की इन विशाल नदियों के बहाव को कंट्रोल करेगा वो पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी, वहाँ की राजनीति और आखिर में वहाँ की सुरक्षा को अपने इशारों पर नचा देगा। दोस्तों चाइना को लगता था कि वो चुपचाप तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना करके भारत को हमेशा के लिए एक स्थायी दबाव में ला देगा। वो पानी के जरिए एक ऐसा जाल बिछाना चाहता था जिसमें भारत फंस जाए और कभी सीमा विवाद पर खुल करके आंख भी ना मिला पाए। लेकिन भारत की आक्रामक और त्वरित प्रतिक्रिया ने बीजिंग के सत्ताधीशों को ये साबित कर दिया है कि दिल्ली अब पुरानी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत की उसी आक्रामक कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है जो किसी भी खतरे का इंतजार नहीं करती बल्कि खतरे के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही उसकी पूरी कार्ड तैयार कर लेती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चाइना जानबूझकर भारत को उकसाने के लिए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है या उसके पीछे कोई अपनी घरेलू मजबूरी है? अपने विचार, अपने कमेंट्स जरूर बताएं। नमस्कार।